हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। हाउ टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं। जब किसी एलिमेंट का मोर देन वन आइसोटोपिक फॉर्म होता है, इट मीन्स उनके एटम्स का डिफरेंट एटॉमिक मासेज होता है, तब हम लोग उनका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए आपको उस आइसोटोप का, जिस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, उनके आइसोटोप्स का एटॉमिक मास और उसके साथ साथ उन आइसोटोप्स का परसेंटेज इन नेचर कितना होता है, ये जानना जरूरी होता है। तो आपको एवरेज एटॉमिक मास जब फाइंड करना होगा तो एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप और इनटू फ्रैक्शन ऑफ आइसोटोप का प्रोडक्ट निकालेंगे और डिफरेंट आइसोटोप के एटॉमिक मास और फ्रैक्शन का प्रोडक्ट निकाल के उसका सम कर देंगे तो आपको एवरेज एटॉमिक मास इससे फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर AI जो लिखे हैं वो क्या है कि आपको एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप है, दिस इज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट, और XI क्या है, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ आइसोटोप फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज एबंडेंस जितना उस आइसोटोप का होगा, परसेंटेज जो एग्जिस्ट करेगा नेचर में वो आइसोटोप, उसमें आप 100 से डिवाइड कर दीजिए तो फ्रैक्शन मिल जाता है। तो फ्रैक्शन ऑफ आइसोटोप और एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल के उसका सम कर देंगे तो आपको एवरेज एटॉमिक मास इससे फाइंड हो जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ आइसोटोप और एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, इस दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे और इसका सम कर देंगे तो आपको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहे हैं क्लोरीन का। क्लोरीन के दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। Cl के दो आइसोटोप होते हैं, एक Cl35 और दूसरा होता है Cl37। Cl35 का जो एटॉमिक मास होता है ये आपको 35 होता है और Cl37 का एटॉमिक मास 37 होता है। जब आपको परसेंटेज एबंडेंस की बात की जाए तो परसेंटेज एबंडेंस जो है Cl35 का परसेंटेज एबंडेंस कितना होगा, तो ये बताएंगे आप 75%, और 37 वाले का परसेंटेज 25% होता है नेचर में। तो हम लोग Cl का, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। मान लो यही क्वेश्चन है दिया हुआ कि क्लोरीन दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, Cl35 और Cl37, और इनका परसेंटेज एबंडेंस इन नेचर है 75% और 25% रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया गया कि एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आइसोटोप के एटॉमिक मास और उसके फ्रैक्शन का प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका सम कर देते हैं तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड हो जाता है। तो Cl35 का एटॉमिक मास 35 है और इनका परसेंटेज कितना है, 75 है। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 75/100 कर देंगे, और Cl37 का एटॉमिक मास कितना है, 37 है, और इनका जो परसेंटेज है वो 25 है। तो 25/100 कर देंगे तो फ्रैक्शन ऑफ आइसोटोप जो Cl37 का होगा ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको दोनों ही आइसोटोप के एटॉमिक मास और उनके फ्रैक्शन का हम लोग सम कर देंगे तो आपको एवरेज एटॉमिक मास फाइंड होगा। इट मींस 35 इंटू 0.75 और प्लस 37 इंटू 0.25, आप दोनों का सम करोगे तो ये आपको कैलकुलेट होगा 35.5। 35.5 आप इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि इस तरह से जब आपको परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स दिया रहे और एटॉमिक मास दिया हुआ हो डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट का, तो आप एवरेज एटॉमिक मास उस एलिमेंट का फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास के बाद हम लोग दूसरे टॉपिक में आते हैं और वो है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास हम लोग तब यूज करते हैं, फॉर्मूला मास तब कैलकुलेट करते हैं जब किसी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है और एटम एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि उनके आयन एग्जिस्ट करता है।
जैसे आपको सोडियम आयन का फॉर्मूला मास पूछा जाए तो सोडियम एटम के एटॉमिक मास के बराबर बताते हैं। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास पूछा जाए तो सोडियम क्लोराइड में आयन होते हैं Na+ और Cl- आयन। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास यदि पूछ दिया जाए तो हम लोग सोडियम का और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है उसका सम कर देंगे तो आपको इसका फॉर्मूला मास मिल जाता है। क्योंकि ये तब अप्लाई करते हैं जब किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है और उसके एटम के रूप में वो सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो सब्सटेंस आयन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं इनके कंपाउंड में। जब आयन का एग्जिस्टेंस होता है तो हम लोग फॉर्मूला मास फाइंड करते हैं। सपोज कि आपको फॉर्मूला मास निकालना है सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड में जो आयन है वो Na+ है और Cl- है। तो Na+ का और Cl- का जो वैलेंसी है 1 है और इसलिए हम लोग इसका फॉर्मूला NaCl लिखते हैं। सोडियम आयन का वैलेंसी 1 होता है और क्लोराइड आयन का वैलेंसी भी 1 होता है। हम लोग इसके नीचे 1 लगाते हैं, इसके नीचे भी 1 लगाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनता है NaCl। अब इस NaCl फॉर्मूला से जो मास कैलकुलेट करेंगे हम लोग इस मास को फॉर्मूला मास बोलते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और क्लोरीन का 35.5, दोनों का सम कर देंगे तो कितना हो गया 58.5, जो क्या कहलाएगा सोडियम क्लोराइड जैसे सब्सटेंस का फॉर्मूला मास कहलाएगा। ना कि आप इसको मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मॉलिक्यूल नहीं होता है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है आयन होता है, Na+ आयन और Cl- आयन। तो जिस भी सब्सटेंस के आयन एग्जिस्ट करते हैं फॉर्मूला में उसके मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, इट मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका नहीं हो सकता है, हम लोग उसके लिए क्या कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं और ये आयनिक सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल होता है, ये हम लोग याद रखेंगे। सपोज दैट सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला मास पूछा गया तो सोडियम आयन का फॉर्मूला Na+ और सल्फेट आयन का फॉर्मूला है SO4 2-। हम लोग इसके 1 वैलेंसी को इसके नीचे और इसके 2 वैलेंसी को इसके नीचे प्लेस कर देंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा Na के नीचे 2 आ गया और SO4 के नीचे 1। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है 2SO4, यानी कि 2 सोडियम के लिए 2 × 23 प्लस 1 सल्फर एटम के लिए 32 और 4 ऑक्सीजन के लिए 16 × 4। आप सबका प्रोडक्ट निकाल के आप सम कर दीजिए तो 46 प्लस 32 प्लस 64, इसका सम कितना हो जाएगा Na2SO4 है 4 2 6 and 6 12, यानी कि 2 और 6 and 3 9 and 4 13 and 1 14, यानी कि 142 क्या आ गया इसका फॉर्मूला मास आ गया। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला मास आ गया दैट इज 142। इसी तरह से कह दिया क्वेश्चन में कि फाइंड फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो भैया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास कैलकुलेट कैसे करोगे? अब सोडियम का तो फॉर्मूला जानते हुए Na+ होता है और कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला CO3 2- होता है, मतलब इसके वैलेंसी 2 है और सोडियम का वैलेंसी 1 है। इस 2 को इसके नीचे सोडियम के नीचे और 1 को कार्बोनेट के नीचे, तो फॉर्मूला क्या बन गया Na2CO3। अब यहाँ 2 सोडियम है तो 2 × 23 कर देंगे, एक कार्बन है 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16 कर देंगे, तो सबका सम हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, तो सबका सम कितना हो गया दैट इज 106 क्या आ गया इसका फॉर्मूला मास आ गया किसका सोडियम कार्बोनेट का। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला मास फाइंड करते हैं किसी भी सब्सटेंस का। जब वो सब्सटेंस आयोनिक पार्टिकल कंटेन करते हैं, आयन कंटेन करते हैं, तो हम लोग उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल के हम लोग उसके लिए क्या कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास वही फाइंड करते हैं जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, और जहां पर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जहां पर आयन का एग्जिस्टेंस होता है, हम लोग ऐसे सब्सटेंस के लिए उनके आयन के जो वैलेंसी हैं उससे फॉर्मूला नोट करते हैं और फॉर्मूला नोट करके जो मास कैलकुलेट करते हैं बाय सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन फॉर्मूला, तो आपको इससे जो फाइंड होता है इस मास को हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मास। एक एग्जांपल आपको और दे रहे हैं। सपोज दैट कि आपको कहा कि फाइंड फॉर्मूला मास ऑफ अमोनियम सल्फेट, फॉर्मूला मास ऑफ अमोनियम सल्फेट।
तो भाई अमोनियम सल्फेट में एक अमोनियम आयन है और दूसरा सल्फेट आयन है। दो तरह के आयन इसमें मौजूद है, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। NH4 प्लस आयन को बोलते हैं अमोनियम आयन, और SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज हो तो क्या बोलते हैं उसको, सल्फेट आयन। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखने के लिए आप अमोनियम के वैलेंसी 1 वैलेंसी को सल्फेट के नीचे और सल्फेट के 2 वैलेंसी को अमोनियम के नीचे प्लस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, NH4 होल ट्वाइस SO4। और इससे जो फॉर्मूला जो फॉर्मूला बना है, इससे जो मास कैलकुलेट करेंगे आप, इस मास को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मास। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन का 2 एटम प्रेजेंट है, तो 2 × 14। हाइड्रोजन का यहाँ पर 8 एटम प्रेजेंट है, 4 2 8, तो 8 × 1, और प्लस सल्फर का 1 एटम प्रेजेंट है 32, और ऑक्सीजन का 4 एटम प्रेजेंट है 4 × 16। आप सबका सम कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगा आप इस वैल्यू को क्या बताएंगे, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मास ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले दिन आपको बताएंगे इसके आगे का टॉपिक, और वो होगा हमारा मूल कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे सिलेबस के लिए मूल कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। बिना मूल का आप केमिस्ट्री में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मूल कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से आप देखिएगा, और मूल कॉन्सेप्ट जब आपका ठोस हो जाएगा तो आप मूल कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन से पूरे केमिस्ट्री में, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में जहाँ कहीं भी एप्लीकेशन होगा, कैलकुलेशन ऑफ कुछ भी जो आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा, तो जनरली आप मूल के मेथड से कैलकुलेट करते हैं, तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू।